नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में जो 11वां चैप्टर हम देख रहे हैं, एक यात्रा यह भी, जिनके लेखक का नाम था रामदरस मिश्र, जिनका जन्म सन 1924 में हुआ था। तो उन्होंने जो ये हिंदी साहित्य के जो प्रथम कोटि के जो साहित्यकार है, ऐसा हमने सुना था कि उन्होंने कहानियां, काव्य, उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई। और उनके बहुचर्चित जो उपन्यास थे, जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, ये उनकी बहुचर्चित उपन्यास थे। और उनकी कविताओं के संग्रह में हमने देखा था बेरंग, बेनाम चिट्ठिया, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, ये उनकी कविता संग्रह थे। और कहानी संग्रह के बारे में भी हमने सुना था खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानी तथा मेरा मेरी प्रिय कहानी, ये उनके कहानी संग्रह थे। और बाद में उन्होंने आम के पत्ते काव्य संग्रह का उनको व्यास सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया था। और उन्होंने हिंदी अकादमी शिखर सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और जो हमें एक यात्रा यह भी है, तो देख रहे थे उस कहानी में, एक रिक्शा वाले से परिचित होने पर जीवन की घटनाओं से सारी नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। जो स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीय पूर्ण संबंध की विषय वो प्रस्तुत यहाँ किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो इसके बाद हम देख रहे थे कि इस कहानी में लेखक कह रहे थे कि मैं यात्रा फिर हूँ, लेकिन वो यात्रा निकलने से पहले मुझे बहुत डर बना हुआ है, कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा और सबकी असहजता का अनुभव होती है। अनशर्ट किराए मांगने वाले ऑटो वाले, नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे और चिंता भी बनी होती। तो बाद में हमने देखा था कि लेखक कह रहे कि हम एक डॉक्टर से मिलने के लिए बार में मुझे ग्वालियर जाना पड़ा। और लेखक कह रहे कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई। और लेखक कह रहे कि मैंने स्टेशन उतरते ही एक ऑटो वाले मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे, लेकिन नवयुवक ऑटो वाला हमारे साथ लग गया। लेखक कह रहे कि हम कुछ भी बोले बिना आगे बढ़ते ही गए, लेकिन उनकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे, और कोई ऑटो तो करेंगे ही ना, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। और लेखक कह रहे कि उसकी जिद और उनकी आवाज के में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। और बाद में लेखक कह रहे कि मैंने वह प्रेम भरी बातें हमारे साथ कर, और हमें डॉक्टर जहाँ जाना था वो ग्वालियर, हमें ग्वालियर शहर में हमने वहाँ पहुंचा दिया। और बाद में लेखक कह रहे कि हमको उसके द्वारा बताए गए कुछ वांछित पैसे देकर लेखक के मैंने उन डॉक्टर की घर की कॉल यानी कि बेल बजाई, लेकिन बाद में उनको पता चला कि नाथ हुआ, डॉक्टर ने क्लिनिक किसी और जगह बदल दी। बाद में वो ऑटो वाला लेखक कह रहे हैं कि हमारे बिना हमारा ही इंतजार वो कर रहा था, हमें कोई नई जगह पर पहुंचा दिया। और बाद में जो डॉक्टर का दूसरा क्लिनिक था, लेखक कह रहे कि वहां हमको पहुंचा दिया। और बाद में लेखक ने उनको पूछा था कितने पैसे में दूं, तो वो लेखक को कहने लगा कि अच्छा है, दे दीजिए। वैसे ही डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया अतिरिक्त हुआ ना। तो बाद में वो जो ऑटो वाला था, वो डॉक्टर डॉक्टर को लेखक को पूछ रहा है कि बाबू जी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो लेखक ने कहा कि मैंने अपने होटल का नाम बताया और कहा कि भाई तू जा, मुझे यहाँ बहुत देर लग सकती है, हमको यहाँ बहुत देर लग सकती है। लेकिन वो कुछ बोला नहीं। और लेखक कह रहे कि हम डॉक्टर के पास चले गए और बहुत घंटे भर बाद हम बाहर निकले, वो वहीं खड़ा था ऑटो लेके। और बाद में लेखक कह रहे हैं कि हमें मुझे महसूस होने लगा कि ये ऑटो वाला कुछ और है, और हमारे भीतर घर करता गया। और बाद में वो ऑटो वाला ने लेखक को होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं। तो लेखक ने कहा यानी,
तो उसने कहा कि यानी आप शहर घूमेंगे फिरेंगे ना, मैं आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको ले चलूंगा। इसे यहाँ कब तक है? तो लेखक ने कहा कि हम कल शताब्दी एक्सप्रेस में लौटेंगे। तो वो कहने लगा तो मैं आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? तो लेखक ने कहा कि भाई मैं तो थका हुआ हूँ, आज तो हम आराम करेंगे, कल हम घूमेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है बाबूजी, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। ऐसा कहकर वो चलने लगा। तो लेखक ने पूछा करे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो ऑटो वाले ने कहा कि मोहन। लेखक ने कहा कि अच्छा नाम है मोहन। और दूसरे दिन लेखक ने कहा कि हम घूमने का कार्य शुरू हो गया, और वह बहुत प्रेम से हमें एक एक जगह एक एक स्थान दिखाता गया। लेखक कहने लगा कि मुझे बाबूजी और मेरी पत्नी को अम्मा से संबोधित करता रहा। और लेखक ने बात घूम घूम कर जब लेखक होटल पर लौटे तो उसने उन्होंने ये ऑटो वाले को भी चाय पर बुला लिया, चाय पीने के लिए कमरे में बुला लिया। और वो संकोच के साथ वहां आ भी गया। लेकिन चाय पीते पीते लेखक ने कहा कि हमारी पारिवारिकता हो गई। और उसकी पत्नी, लेखक की पत्नी को पूछा कि बेटे तुम ग्वालियर के हो? तो वो ऑटो वाला था, उसने कहा कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहीं आना पड़ा। तो लेखक कह रहे कि हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए लेखक कह रहे कि हम चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा कि मैं आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि। ऐसा कहकर वो रुक गए। लेखक कह रहे कि एक छोटी सी, एक चुप्पी सी छाप है। लेखक कह रहे कि हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना हुई है, उनके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। इसलिए लेखक कह रहे कि हमने उसको छेड़ा नहीं। लेकिन उसने फिर कहना, लेखक कह रहे कि शुरू किया कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वो ऑटो वाला कह रहा है कि मैं लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मुझे मिल गई। वो बदहवास थी। बदहवास यानी कि विकल, वो विकल थी। और वो धिंधियाती हुई, लेखक के और ऑटो वाला कह रहे कि बोली धिंधियाती हुई, यानी कि हमने उसका शब्दार्थ देखा था, करुण स्वर में प्रार्थना करने के लिए वो बोली मोहन मुझे बचा दो। तो ऑटो वाले ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? वो कह रही, वो लड़की कह रही है कि मेरे माँ बाप ने एक अधेड़ के साथ मेरी मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ यानी कि अधिक उम्र का, प्रौढ़ जिनको हम कहते हैं, उनको मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूं, किंतु कुशट अधेड़ के साथ में नहीं जाऊंगा। कुशट यानी अप्रिय, अधेड़ के साथ में कभी नहीं जाऊंगी। हमने वहां तक का लेक्चर, यहाँ तक का लेक्चर हमने देखा था। उसमें हमने लेखक की, ऑटो वाले से लेखक की मुलाकात के बारे में भी हमने यहाँ बहुत कुछ देखा कि लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के लिए डॉक्टर से मिलने आया था। और वहां उतरते ही कई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। लेकिन ऐसा हमने जो पूरा का पूरा देखा, और उसमें होटल में भी उसने अपना विशेष परिचय भी देखा। तो वो जो लड़की की आवाज सुनकर वो बाद में क्या हुआ, वो हम आगे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाद में वो ऑटो वाले ने क्या कहा कि मैं बहुत असमझ में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूँ, मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। वो जो लड़के को, जो लड़की उनको कह रही कि मुझे मेरे पिताजी एक आधे से बड़ी उम्र वाले अप्रिय व्यक्ति से मुझे भेज रहे हैं। तो वो इस मोहन के पास, ऑटो वाले के पास आ गई। तो वो अब सोचने लगा कि मैं असमझ में पड़ गया। असमंजस, असमंजस यानी कि दुविधा।
वो मोहन कह रहा है कि मैं दुविधा में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, यानी कि पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। और वहाँ वो ऑटो वाला कहे कि मैं उसे वहां ले गया। जो थानेदार था उसको हमने सब हकीकत बयान की, हकीकत यानी वास्तविकता, सच्चाई जिनको हम कहते हैं, वो उन्होंने वहां बयान की। और कुछ देर वो अब थानेदार सोचते कि क्या किया जा सकता है। अब आगे थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता है, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़के की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। वो जो थानेदार था पुलिस स्टेशन में, वो कहने लगा कि इसकी एफआईआर दर्ज करके लिखकर उसके माँ बाप को, जो उनको एक अधेड़ यानी कि अधिक उम्र का प्रौढ़ के साथ जो उनको बेच रहा था, उनको मैं हवालात यानी कि जेल में बंद कर देता है। लेकिन फिलहाल यानी कि इस समय, फिलहाल यानी कि इस समय चिंता का विषय ये लड़की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। बाद में क्या हुआ आगे देखते हैं। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वह एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने नाव में सिर हिलाया। वो जो थानेदार था उसने एकाएक चुप्पी के बाद, पहले वो चुप हो गए, एकाएक वो बोले, इसको बोलने लगे ऑटो वाले को, मोहन की, तुम्हारी शादी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ना, नाव में मोहन ने वो सिर हिलाया। तो थानेदार तो क्या बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। वो जो थानेदार था उसने क्या कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो वो मोहन ने नाव में सिर हिलाया। तो वो बोले कि तुम इनसे शादी क्यों नहीं कर लेते। आगे, मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। आकस्मिक यानी अचानक। वो जो थानेदार ने जब कहा कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तो लड़का मोहन था वो अचानक प्रस्ताव से वो थोड़ा चकरा गया। और कुछ पल बिताने के बाद उसको लगा कि इसमें बुराई क्या है। बाद में वो मोहन ने, ऑटो वाले ने कहा कि सर इससे तो पूछ लीजिए। बाद में थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन कि जैसे ही थानेदार ने उस लड़के को, ये मोहन ने लड़के को पूछा कि, मोहन ने कहा थानेदार को कि आप इनको भी पूछ लीजिए। तो उसने, थानेदार ने उस लड़की को पूछा तो लड़की ने भी स्वीकृति दे दी और सर हिलाया दिया। लेकिन ऐसा कहकर वो रुक गया। कौन, मोहन। बाद में लेकिन क्या मोहन, थानेदार पूछने लगा कि लेकिन क्या मोहन। बाबूजी, मोहन ने कहा, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर वो थानेदार को कह रहे कि, वो बाबूजी यानी कि वो जो लेखक को कह रहे हैं कि बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से, जो उनकी भाभी थी, उनके बड़े भाई की पत्नी, और उनकी बहन से, लेखक कह रहे कि वो जो ऑटो वाला था उनकी शादी उनकी बहन से साथ वो कराना चाह रही थी। लेकिन बात तय भी हो चुकी थी। लेकिन फिर आगे, आगे देखते हैं। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़के की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात,
यह है कि वह संकट में है, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और माननीय भी। तो कह रहा है कौन? ऑटो वाला। कि लेखक ने कहा कि फिर तो वो कह रहा है कि बाबूजी, मैंने फिर सोचा कि जो मेरी भाभी जी ने उनकी बहन के साथ मेरी जो शादी फिक्स की हुई है, वो तो उनकी बहन तो किसी और आदमी के भी, मुझसे भी अच्छा आदमी के साथ वो शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ वहां कोई संकट नहीं है, वो तो किसी और के साथ भी शादी कर लेगी, वहां कोई संकट नहीं है। लेकिन जो ये लड़की है, उसकी तो जिंदगी खतरे में है। और लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात वह कि यह संकट में है, इससे मैं विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और माननीय भी होगा। तो लेकिन फिर से लेकिन कर वो फिर रुक गया। फिर लेकिन लेखक ने कहा, बाद में वो फिर से ऑटो वाला बोलने लगा, हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एक कदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दिए जाने का संकट है। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो वो बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखाकर रख लेता हूँ। कि ये जो लड़के ने, जो मोहन नाम का जो लड़का था, उसने सब समस्या थी वो सब थानेदार के सामने लेखक वो लेखक को कह रहा है कि समस्या यह थी कि विवाह एकदम तो नहीं हो सकता हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं उनके माता पिता उनको बेच देंगे। और कि यदि लड़की घर गई तो फिर उनके माता पिता उनको बेच देंगे, वो बेच जाने का भी संकट रहेगा। और मैं अगर साथ उसको ले जाऊं तो मेरे भैया और भाभी भी नाराज होंगे कि इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस भी कर देंगे। वो लड़का कहने लगा मोहन कि मैंने थानेदार को सामने ये सब समस्याएं रखी तो थानेदार ने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए इस लड़की को मैं नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ में शिकायत भी लिखा कर उसको रख लेता हूँ। आगे। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में इससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ। जैसे ही उस लड़की को नारी निकेतन में रखवा दिया कुछ दिनों के लिए, बाद में लड़का कहने लगा कि 15 दिन के बाद मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। किसने? थानेदार। और लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा कि मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? लेखक ने कहा, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कुछ कोई कथा सुन रहा है। बाद में वो ऑटो वाला बोलने लगा, आप सही के कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है। और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब कि जैसे ही लेखक ने कहा कि मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कि मैं कुछ कोई कथा सुन रहा हूँ। तो ऑटो वाला फिर से कहने लगा कि आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार भी एक कवि है, जो कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है, और उसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। फिर से लेखक ने कहा, हाँ ठीक है भाई, संवेदना, हमने देखा संवेदना यानी सहानुभूति।
हाँ, लेखक ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। मसीहा यानी कि देवदूत, जिनको हम देवदूत के रूप में जानते हैं। मसीहा यानी देवदूत। लेखक ने कहा कि कोई ना कोई क्षेत्र में ऐसा मसीहा कभी ना कभी कहीं मिल ही जाता है। हाँ, तब ऐसा कहकर वो रुक गया। आगे, तब यही कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। जैसे ही उनको ये पता चला कि इसने, क्योंकि उनके भाई की पत्नी जो उनकी भाभी थी, उन्होंने उनकी बहन के साथ उनका रिश्ता रिश्ता तय कर दिया। तो लेकिन इस लड़की के साथ ये लड़के मोहन का विवाह होने के कारण उनके ऊपर खफा हो गए। खफा यानी नाराज। वो नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। और आगे कह रहा है वो लड़का, एक तो मैंने उसकी उनकी साली, एक तो मैंने, वो कह रहा है कि मैंने उनकी साली से शादी नहीं की। दूसरी जिस लड़के से की वह किसी और जाति की। वो कहने लगा कि मुझे निकाल, घर में से हमें क्यों निकाल दिया, क्योंकि मैंने उसकी बहन से शादी नहीं की। उनकी बहन से मैंने शादी नहीं की, और दूसरी जिस लड़की से मैंने शादी की है दूसरी ज्ञाति की है। तो तुम ग्वालियर आ गए। लेखक ने कहा उस लड़के को, क्या क्या तो तुम ग्वालियर आ गए। बाद में वो लड़का क्या कहता है, आगे देखते हैं। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। निबाह यानी गुजारा, निर्वाह। निर्वाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। उसने कहा, लेखक ने जब कहा कि तुम, जब तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम ग्वालियर आ गए, तो उसने कहा, इसने मोहन ने, ऑटो वाले ने, हाँ बाबूजी मैं आगरा ही आगे, क्योंकि आगरा में हमारा निबाह यानी कि निर्वाह, गुजारा होना बहुत कठिन था, इसलिए वो पराये शहर में, आगे वो कहने लगा कि मैं पराये शहर में, भले ही कोई अपनापन न हो, कोई अपना न हो, लेकिन तो यहाँ परायापन भी उस अपनेपन से अच्छा है, कि जो दिन रात अप्रीतिकर, अप्रीतिकर यानी कि जिसमें प्रेम न हो, अप्रीतिकर यानी कि जिसमें प्रेम न हो, व्यवहार बनकर वो तन मन को उद्विग्न करता रहे। उद्विग्न यानी कि व्याकुल, वो व्याकुल में करता रहे। बाद में लेखक कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हो। लेखक ने कहा कि हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी से सहारे चल रहा। उसने कहा कि यहाँ मैं ग्वालियर में आ गया, लेकिन यहाँ ग्वालियर में तो कोई भी नौकरी नहीं थी हमारे लिए। तो बस वो कहने लगा कि मैंने ऑटो का दामन थाम लिया। दामन यानी पल्लू, दामन का अर्थ है पल्लू। मैंने ऑटो का पल्लू थाम लिया और उसी के सहारे में अभी चल रहा हूँ। आगे देखते हैं। बाद में लेखक ने क्या कहा, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेखक लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया, अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। लेखक उसको कहने लगे कि वास्तव में तुम मोहन बहुत बड़े हो।
कि जो बड़े बड़े लोग नारी के हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो लेखक वो लेख और कविता लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में वो कभी नहीं उतारते हैं। लेकिन तुमने तो बहुत स्वभाव से सहज भाव से उस लड़की को दुर्गत दुर्दशाग्रस्त यानी कि बुरी दशा में पड़ा बुरी दिशा में पड़े हुए से बचा लिया और अपने जीवन के साथ सम्मान पूर्वक ने लगा लिया। आगे। बाबूजी, इसी कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और हमारे मन में कितना कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। लेखक ने कहा, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसी में 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। लेखक ने कहा कि मैंने उनको लेखक यहाँ कह रहे हैं कि लेखक को ऑटो वाला कह रहे हैं कि बाबूजी, मैंने उस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला, जो एक लड़की को मैंने दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया, और मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, लेकिन वो तो प्रायः प्रायः यानी कि प्रायः यानी कि अभी वो मेरा उद्धार मुझे संकटों से उबारती रहती है। और लेखक ने कहा कि मुझे इस मोहन की इस कहानी पर मुझ पर छा गई, और बाद में हमारी गाड़ी का और मेरा हमारे मन में भी कितना बड़ा हो गया। और लेखक कह रहे कि हमारी गाड़ी का भी समय हो रहा था और हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसमें मैंने उसको 500 रुपये का नोट देने लगा, तो वो बोल के रहने दीजिए बाबूजी। वो ऐसा बोलने लगा कि रहने दीजिए बाबू। आगे। आगे लेखक ने क्या कहा देखते, अरे यह तुम्हारा परिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी दे रहा हूँ। लेखक ने कहा कि तुम्हारा परिश्रमिक यानी कि मेहनताना है। तो उन्होंने ने इस लेखक को और उनकी पत्नी को यहाँ तक सब जगह घुमाया था। और इसका परिश्रमिक है यानी कि मेहनत की कमाई है। लेखक कह रहे कि मैं तुम्हें दान थोड़ी ना दे रहा हूँ, ये तो तुम्हारा मेहनत मेहनत आना है। बाद में क्या कह रहे हैं लेखक को, बाबूजी, मैंने तो माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का कुछ भी मोल नहीं। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। उसने लेखक को कहा कि बाबूजी, मैंने अपने माँ बाप, क्योंकि उनके माँ बाप वो बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि लड़का कह रहा है ऑटो वाला कि मैंने माँ बाप का प्यार तो नहीं पाया है, लेकिन कल से ही जैसे आपको मिला हूँ ऐसा लग रहा है कि ये माँ बाप मिल गए। और इसी सुख के आगे में पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से भी मैं कमा ही लेता। लेखक ने क्या कहा आगे देखते हैं। बेटा, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक ने कहा कि बेटा, बार मेरी भी तो बात सोचो कि मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। जैसे ही लेखक ने कहा कि बेटा, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, तो वो कहने लगा कि लेकिन यह 500 रुपया आप मुझे दे रहे हैं तो बहुत है, और इतना मैं आपके पास से लूंगा तो मैंने आपका शोषण किया ऐसा लगेगा। ऐसा कहकर उन्होंने 500 रुपया लेकर उनको 300 रुपया वो लड़का लेखक को वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ना, है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या है बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़े। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हूँ वह ये कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी?
कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपको फोन नंबर तो मेरे मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूं क्या? तो लेखक ने कहा कि हाँ भाई, हाँ, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी कामना। और लेखक ने कहा कि और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। कि जैसे ही उसने 500 रुपया में से 300 रुपया का वापस देने लगा, तब लेखक ने कहा कि, वो लड़के ने कहा कि बाबूजी मुझे आप इतना पराया मत कीजिए बाबूजी, हाँ, मैं ग्वालियर आएगा तब मुझे आप जरूर याद कीजिएगा, मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, क्योंकि उन्होंने पहले ही, लड़के ने लेखक को अपना नंबर दिया हुआ था। लेखक ने बाद में कहा, लेखक कहने लगे कि मेरी एक शर्त है। क्या बाबूजी? वो ऑटो वाला बोला, तो लेखक ने कहा कि 500 रुपये तुम चाप लेने ही पड़ेंगे। और बाद में उसने वो 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, और जैसे कि कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी हो, लेखक को कहने लगा। और कुछ क्षण बाद वो बोला कि बाबूजी आपका फोन नंबर तो मैंने अपने फोन में आ ही गया है, कभी कभी आपको फोन करता रहूं। तो लेखक ने कहा कि हाँ भाई, हाँ, शौक से, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन बाद में वो लड़का कहने लगा कि बापूजी बाबूजी आपका नाम क्या है? तो मैंने पूछा ही नहीं, तो इसलिए लेखक ने उसका अपना नाम कहा कि मेरा नाम है सत्यकेतु और मेरी पत्नी है कामना। बाद में लेखक कहने लगे कि, और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। तो ये हमने पूरा चैप्टर, एक यात्रा यह भी, जो लेखक ने वो यात्रा की थी, वो हमने यहाँ पूर्ण किया। इसके अंदर जो अभी हमने शब्दार्थ यहाँ बोलकर आपको किया हो, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक धोरण हिंदी की 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से 11वें चैप्टर में से शब्दार्थ आप लोगों को लिख लेना है। और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क हुआ। तो यहाँ हमने ये 11वां चैप्टर, एक यात्रा यह भी हमने यहाँ पूर्ण किया। तो अगले लेक्चर में हम 12वें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। फिर से होमवर्क रिपीट करवा देता हूँ। शब्दार्थ आपकी पाठ्य पुस्तक में से आपको लिख लेना है, और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिखकर फेयरबुक में, हिंदी की फेयरबुक में आप लोगों को लिख लेना है। ये आपका होमवर्क। तो यहाँ हमने ये 11वां चैप्टर यहाँ पूर्ण किया।